आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कंपैरेटिव असेसमेंट ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस रिस्क के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझें, ठीक है। बाय नाउ इट इज क्लियर दैट यू शुड व्हाट डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर एंड इन व्हाट वे दे कैन हेल्प टू हैम्पर द कमेंसमेंट एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, तो उसके बाद हमारे को क्लियर है कि हमारे को कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना चाहिए और साथ ही साथ हम किसको हेल्प करेंगे। होप आपको समझ में आ गया। ओके, आगे देखते हैं। द डिस्कशन सो फार हैज बीन अ पिसिमल बेसिस एग्जामिनिंग द फीचर्स ऑफ ईच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वन बाय वन। तो डिस्कशन हमने कर ली थी, ठीक है, किसके बेसिस पे, पीसमल बेसिस के, और एग्जामिन करे थे बहुत सारे फीचर्स को ऑफ ईच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हमने एक एक बारी करके समझा था, ठीक है। आगे इन टेबल 2.5 वी एनालाइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर, so we enable you to understand on a comparative basis so that where a form of organization stand in the comparison with the other selective features। तो टेबल 2.5 में अभी हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव व्यू, जो आपको एक क्लियर व्यू देगा कि हमारे को हर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चेंजेस हैं और क्या क्या फीचर्स हैं जिस वजह से हमारे को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना चाहिए। ओके, तो आगे देखते हैं टेबल 2.5। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिस ऑफ फॉर्मेशन क्या है आपकी कंपनी का, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी और अबव में लिखा होगा कंपनी। होप आपको क्लियर हो गया। ओके, अब पहले हम देख लेते हैं बेसिस फॉर कंपैरिजन क्या है, ठीक है। बेसिस ऑफ कंपैरिजन पहले हमने देखा है फॉर्मेशन पे। किस पे? फॉर्मेशन पे। तो अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप को देखें तो हमारे को मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट चाहिए होती है फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये देख सकते हैं कि ईजीएस्ट फॉर्मेशन होती है, ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है और ईजीएस्ट फॉर्मेशन होती है। अब पार्टनरशिप में हम देखें तो रजिस्ट्रेशन क्या हो जाती है, ऑप्शनल हो जाती थी और साथ ही साथ इजी फॉर्मेशन हो जाती थी। तो हम फॉर्मेशन पे डिपेंड कर रहे हैं। तो पहले हमने क्या पढ़ा, सोल प्रोप्राइटरशिप, हमारे को लीगल रिक्वायरमेंट बहुत कम चाहिए होते हैं तो इसलिए हमारा इजी फॉर्मेशन हो जाता है। पार्टनरशिप में हमने क्या देखा था, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल हो रही थी और इस वजह से इजी फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। अगर हम फॉर्मेशन को जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में देखें तो हम कहेंगे कि लेस लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत थी और साथ ही साथ हमारे को एग्जाम्पशन मिल रही थी रजिस्ट्रेशन के लिए, और हम ये कह सकते हैं कि इजी फॉर्मेशन हो रही है। तो अब तक हमने जितने भी पढ़े हैं उसमें हमने क्या कहा कि इजी फॉर्मेशन हो रही है। होप आपको क्लियर हो गया। ओके, अब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन क्या हो रही थी, कंपल्सरी थी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्या थी, कंपल्सरी थी और साथ ही साथ ग्रेटर लीगल फॉर्मेलिटीज हमारे को जरूरत थी। ओके, आगे देख लेते हैं हम कंपनी में। तो हमारे को यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन क्या थी, कंपल्सरी थी और साथ ही साथ लीगल फॉर्मेलिटीज अगर हम फॉर्मेशन को देखें तो वो भी थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी। ओके, अब हम बेसिस फॉर एग्जाम्पशन में हम किसको पढ़ने जा रहे हैं, बताइए, मेंबर्स को, ठीक है। मेंबर्स में सोल प्रोप्राइटरशिप में किसने किसको देखा था कि सिर्फ एक सिंगल ओनर चाहिए, ठीक है, और कोई नहीं चाहिए। एक सिंगल ओनर क्या कर सकता है, बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। जब हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था तो हमने देखा था कि मिनिमम मेंबर कितने चाहिए, 2, और मैक्सिमम अगर हमारे को देखा था अदर में हमारे को कितने मेंबर्स चाहिए, बताइए, 20। और अगर हम बैंकिंग के केस में देखते हैं तो हमारे को 10 मेंबर्स की जरूरत होती है, ठीक है। और अगर हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को देखें, ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हमने क्या कहा था कि 2 मेंबर्स होने बहुत ज्यादा जरूरत होते हैं, ठीक है। और डिवीजन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी इस वजह से हो जाती है और लिमिट जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। लिमिट क्या है, अनलिमिटेड है, मतलब कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात करेंगे तो एटलीस्ट हमारे को कितने मेंबर्स चाहिए, बताइए, हमारे को 10 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम में हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी नो लिमिट है। ओके, अगर हम कंपनी को पढ़ें तो हमने देखा कि मिनिमम प्राइवेट मेंबर्स कितने चाहिए, 2, और मिनिमम पब्लिक कितने चाहिए, 7। अगर हम प्राइवेट में देखें तो मैक्सिमम 50 चाहिए होते हैं और अगर हम पब्लिक में देखें तो मैक्सिमम की क्या लिमिट होती है, अनलिमिटेड। ओके, आगे पढ़ लेते हैं। इसमें बेसिस ऑफ कंपैरिजन में हमने पढ़ना है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। क्या है कैपिटल कंट्रीब्यूशन? तो अगर हम सोल प्रोप्राइटर को देखें तो हमारी जो कैपिटल होती है वो लिमिटेड फाइनेंस होता है जितना हमारे पास होगा, लेकिन अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो लिमिटेड होती है। क्या होती है, लिमिटेड, बट मोर देन व्हाट, बताइए, मोर देन द कैपिटल रेज इन अ केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे को कैपिटल की जरूरत होती है लेकिन सोल प्रोप्राइटर से ज्यादा हो जाती है। अगर हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करें तो असेंट्रल प्रॉपर्टी होती है तो उनको कैपिटल कंट्रीब्यूशन करनी ही नहीं होती। लेकिन अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करें तो कैपिटल क्या होती है, लिमिटेड, और अगर हम कंपनीज की बात करें तो कैपिटल क्या होती है, लार्ज फाइनेंसिंग रिसोर्सेज की हमारे को जरूरत होती है। इसमें क्या चाहिए, हमारे को लार्ज फाइनेंसिंग कंपनी की जरूरत है। ओके,
आगे देख लेते हैं हमारी लाइबिलिटी। क्या लिखा हुआ है हमारी लाइबिलिटी। ठीक है, जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं तो लाइबिलिटी क्या चाहिए हमारे को, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, हम मतलब कि हम पर्सनल असेट से अपने ड्यूज को पे करेंगे क्योंकि एक सिंगल ओनर है। ठीक है, लेकिन हम अब अगर पार्टनरशिप की बात करते हैं तो उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है और वो भी जॉइंटली होती है। लेकिन अगर हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करें तो लाइबिलिटी अगर हम कर्ता की बात करें तो वो अनलिमिटेड होती है, बाकी जो अपने मेंबर्स होते हैं उनकी क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। होप आपको ये क्लियर है। लाइबिलिटीज में हम आगे बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो लाइबिलिटी होती है उनके मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है अप टू द शेयर इन्वेस्टेड, और साथ ही साथ अगर हम कंपनी को देखें तो उनकी भी लाइबिलिटी जो शेयर होल्डर्स की होती है वो लिमिटेड होती है। अब हम बात करें बेसिस ऑफ कंपैरिजन में कंट्रोल और मैनेजमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं, कंट्रोल और मैनेजमेंट की। ठीक है, ओवरऑल टेक ऑल द रिस्क डिसीजन एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। तो हम ये कह देते हैं कि जो ओनर होता है सारे डिसीजन को लेता है और क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाती है, कंट्रोल और मैनेजमेंट ओनर के पास ही होता है। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनर डिसीजन को लेते हैं और साथ ही साथ जो कॉन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स नीडेड। तो ये भी कह सकते हैं कि हमारे को क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए सारे के सारे पार्टनर का। तो सारे के सारे पार्टनर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है। ओके, तो अगर हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में देखें तो कर्ता ही सारे डिसीजन लेता है क्योंकि उसी के पास कंट्रोल और मैनेजमेंट होते हैं। आगे अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखें तो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं किसको, मैनेजमेंट कमेटी को, वो सारे के सारे डिसीजन लेते हैं। तो हमने कोऑपरेटिव में पढ़ा था जितने भी आपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन करी है फिर भी आपको 1 वोट ही मिलेगा और आप अपनी इलेक्टेड कमेटी में करेंगे और साथ ही साथ इलेक्शन होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगर कंपनी में हम देखें तो सिचुएशन बिटवीन क्या कह सकते हैं, सेपरेशन हो जाती है ऑनरशिप की और मैनेजमेंट की। तो एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, एक ऑनरशिप की और एक मैनेजमेंट की। ओके, आगे बेसिस ऑफ कंपैरिजन हमने क्या पढ़ना है, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में क्या है एक बार देखें। कंटिन्यूटी में हम देख लेते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप अफेक्टेड हो जाती है किससे, डेथ से, रिटायरमेंट से या इंसॉल्वेंट से। तो अनस्टेबल हो जाती है बिजनेस और ओनर के बीच में। ठीक है, लेकिन अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो वो एक तरह का मोर स्टेबल है क्योंकि वो अफेक्टेड हो जाती है पार्टनरशिप के स्टेटस से। ओके, आगे हम पढ़ लेते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की। तो वो एक तरह की क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि अगर कर्ता की डेथ हुई, किसकी डेथ होगी, कर्ता की, तो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर जो होता है वो बिजनेस को टेक ओवर कर लेता है और साथ ही साथ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कंटिन्यू रहती है। होप आपको क्लियर है। ओके, आगे देख लेते हैं हमने किसका पढ़ना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, स्टेबल होती है बिकॉज सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। क्या हो जाती है ये, स्टेबल हो जाती है। क्या है ये, स्टेबल है क्योंकि हमारी सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्यों है, क्योंकि हमारी सेपरेट लीगल एंटिटी है। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी स्टेबल है। क्यों कंपनी स्टेबल है बताइए। कंपनी स्टेबल है बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल स्टेटस, क्योंकि उसका खुद का लीगल स्टेटस है। ओके, और वो भी सेपरेट है अपने शेयर होल्डर से। किससे, सेपरेट है उसके शेयर होल्डर से। होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, तो इस वीडियो में तो कंपैरिजन ही दिखा गया था, जो हमने इवैल्यूएशन करनी थी किसमें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमने पढ़ी थी, और वो किसके बेसिस पे थे बताइए। वो हमने बेसिस पे करी थी कितने मेंबर्स चाहिए, कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, लाइबिलिटी क्या है, कंट्रोल मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूटी क्या है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने यही पढ़ा था कि मिनिमम लीगल फॉर्मेशन चाहिए होती है, ओनली ओनर होता है, लिमिटेड फाइनेंस चाहिए होती है, लिमिटेड हो जाती है लाइबिलिटी, और साथ ही साथ कंट्रोल और मैनेजमेंट ओनर के हाथ में होता है, और कंटिन्यूटी भी अनस्टेबल रहते हैं। हमने पार्टनरशिप में क्या पढ़ा था, फॉर्मेशन क्या हो जाती है, इजी हो जाती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो हमारी ऑप्शनल है, और साथ ही साथ मिनिमम मेंबर हमारे को 2 चाहिए, मैक्सिमम अगर बैंकिंग कंपनी है तो पार्टनरशिप में 10 है और अदर कंपनीज में 20 है। ठीक है, अगर हम कैपिटल कंट्रीब्यूशन में भी हमने ये देखा था कि लिमिटेड कैपिटल कंट्रीब्यूशन होती है अप टू द शेयर। ठीक है, और साथ ही साथ जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, और साथ ही साथ पार्टनर डिसीजन को टेक करते हैं, कंसेंट हमारे को सबका चाहिए होता है। और कंटिन्यूटी में हमने देखा था मोस्ट स्टेबल होती है अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपेयर करें। जॉइंट वेंचर में हमने क्या पढ़ा था कि जो फॉर्मेशन होती है वो क्या हो जाती है, एक्सेम्पशन मिल जाती है उनको रजिस्ट्रेशन से, तो एक तरह का ईजी फॉर्मेशन हो जाता है, और जो मेंबर्स होते हैं हमारे को 2 चाहिए, और मैक्सिमम हमारे में कोई लिमिट नहीं थी। साथ ही साथ जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन वो एसेंशियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं, और जो लाइबिलिटी होती है वो कर्ता की क्या हो जाती है, अनलिमिटेड होती है, बाकी सबकी लिमिटेड हो जाती है। कंट्रोल मैनेजमेंट हमने देखा था कि कर्ता सारे के सारे डिसीजन ले लेता है, और जो कंटिन्यूटी होती है वो भी स्टेबल रहते हैं। ठीक है, हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में भी पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन जो होती है वो कंपलसरी होती है, साथ ही साथ ग्रेटर फॉर्मेलिटीज चाहिए होती है। मेंबर्स की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट हमारे को कितने मेंबर्स चाहिए कोऑपरेटिव के, 10 एडल्ट चाहिए, और मैक्सिमम की ज़रूरत नहीं होता है। लिमिटेड अगर हमने देखा था लाइबिलिटी है,
और साथ ही साथ लिमिटेड है सबकी। ओके, आगे हमने देखा था इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो डिसीजन को लेते हैं और साथ ही साथ स्टेबल हो जाती हैं। ठीक है, आगे हमने कंपनी के बारे में पढ़ा था। जो फॉर्मेशन हो जाती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। मिनिमम हमारे को प्राइवेट में 2 चाहिए होता है, पब्लिक में 7 चाहिए होता है, और मैक्सिमम प्राइवेट में 50 चाहिए होता है, और पब्लिक में कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, लार्ज स्केल फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होता है, और साथ ही साथ जो लाइबिलिटी होती है वो भी लिमिटेड होती है, और सेपरेशन होती है ओनरशिप की और मैनेजमेंट के साथ। और लास्ट में हमने यही पढ़ा था कि जो स्टेबल है क्या है, लीगल स्टेटस, और इस वजह से उसकी जो सेपरेट होती है किससे, शेयर होल्डर से। होप आपको कंपैरेटिव व्यू हर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में समझ आई हो, और होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।